जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है एक्वा कल्चर, जलीय कृषि। तो वर्ल्ड का जो 70% पार्ट है वो वाटर सरफेस से कवर है, इसीलिए वाटर एक नेचुरल रिसोर्स भी है, प्राकृतिक संसाधन है और इससे हमें बहुत लाभ होते हैं। तो वाटर इज नेचुरल रिसोर्स, फिश प्रोडक्शन रिलेटेड विद वाटर रिसोर्सेज। तो जो जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज है, उससे एक कल्चर का प्रोडक्शन होता है, उसे फिश प्रोडक्शन कहते हैं या पिसी कल्चर भी कहते हैं। मनुष्यों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स है जिसका उत्पादन जल संसाधनों पर निर्भर है, यानी कि वाटर रिसोर्सेज पर डिपेंड है। बहुत समय से पूरी दुनिया में फिश कल्चर किया जा रहा है, ख़ास तौर से एशियन कंट्रीज़ में। ईसा से लगभग 500 साल पहले माना जाता था कि चाइना में फिश कल्चर किया जाता था। काफ़ी सारे ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कई सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें पता चलता है कि काफ़ी प्राचीन समय से चाइना में फिश कल्चर किया जाता था। तो क्लासिक ऑफ फिश कल्चर नाम की एक बुक है जिसमें माना जाता है कि ईसा से 500 साल से पहले लिखी गई थी जो बुक, उसमें बताया गया है कि फिश कल्चर किस तरह से किया जाता है, मतलब उसकी पूरी टेक्निक बताई गई है। तो चाइना के कुछ भागों में और उससे काफ़ी लोगों को आर्थिक लाभ भी होता था। बाद में कई सारे राजवंश जो चाइना में हुए उन्होंने भी फिश कल्चर को बढ़ावा दिया, कई सारी नई टेक्निक्स डेवलप हुई चाइना में, वहाँ से ये कल्चर मेथड एशिया के देशों में पहुँचा, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत में भी फिश कल्चर बहुत बड़े पैमाने पर प्राचीन समय से किया जा रहा है। मार्केट में बेचने के लिए फिशेस को प्रोड्यूस करवाना या मछलियों का उत्पादन करना या मार्केट में मार्केट में उनको पहुंचाने तक उनको जीवित रखना, ये एक कला विकसित की गई इंडोनेशिया में। और बहुत सारे छोटे वहाँ द्वीप समूह हैं जिनमें ये बहुत बड़े बड़े पैमाने पर फिश कल्चर किया गया। और समुद्र के किनारे वाटर इकट्ठा करके उसमें छोटे तालाब बनाकर उसमें फ़िश कल्चर किया गया। भारत में भी प्राचीन समय से फ़िश कल्चर पहले भी किए जा रहे और अभी भी किए जा रहे हैं। दक्षिण भारत, तमिलनाडु में ख़ास तौर से बहुत जगह पर फ़िश कल्चर किया जाता है। तो फ़िश कल्चर या मछलियों का उत्पादन मुख्य रूप से ह्यूमंस के लिए किया जाता था। बाद में इससे काफ़ी सारे औद्योगिक उत्पादन, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा, मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाने लगे। बाद में धीरे धीरे जो फिश प्रोडक्शन है उसका काफ़ी ज़्यादा भाग इंडस्ट्री में यूज़ होने लगा। मनुष्य के भोजन के रूप में फिशेस जो इस्तेमाल की जाती थी उनकी मात्रा कम होने लगी। तो चूँकि जब मात्रा कम होने लगी तो मनुष्यों के लिए वो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स था, तो इसलिए मनुष्य के भोजन के रूप में जो मछलियाँ प्राप्त होती थी फिश प्रोडक्शन से वो कम होने लगी। उसके लिए फिर कोई अल्टरनेटिव मेथड जो है वो देखा जाने लगा। तो अल्टरनेटिव मेथड में हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव टू फिश प्रोडक्शन कल्चर प्रैक्टिस एक्वाकल्चर, एक्वा फार्मिंग। तो जो फिश प्रोडक्शन है उसमें ह्यूमन के लिए जो फिशेस प्राप्त होती थी भोजन के रूप में इस्तेमाल होने के लिए, जब उनमें कई कमी आई और सोचा कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव मेथड भी हो जो डेवलप किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो फिश प्रोडक्शन में जो कमी आई है उसको पूरा किया जा सके। तो उसके लिए एक बायोटेक्निक का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसको अभी भी हम एक्वा कल्चर या एक्वा फार्मिंग कहते हैं। जो एक उसकी ब्रॉड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो ये है, अ ब्रांच ऑफ फिशरीज साइंस डील्स विद फार्मिंग ऑफ aquatic organisms such as fish, mollusks, crustaceans and algae etc. is known as aquaculture। तो जो एक सामान्य परिभाषा है या जो ब्रॉड डेफिनेशन है
कहती है ये डेफिनेशन, कहती है तो एक्वाकल्चर फिशरीज या फिशेज साइंस की वह शाखा है जिसमें जलीय जीवधारियों जैसे कि फिशेस, मोलस्क यानी कि फाइलम मोलस्क के मेंबर्स, क्रेस्टेशियंस एंड एल्गी यानी कि शैवाल एक्सेट्रा का फार्मिंग की जाती थी, यानी कि खेती की जाती थी। लेकिन ये सब कुछ प्राकृतिक परिस्थितियों के रहते हुए और अंडर कंट्रोल कंडीशन, मनुष्य के नियंत्रण में ये अगर किया जाता था तो इसको एक्वाकल्चर या एक्वा फार्मिंग कहते हैं। एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि फार्मिंग एंड husbandry of economically important aquatic plants and animals under controlled condition. Farming means पौधों को कल्चर करवाना या पौधों का उत्पादन करना, और husbandry means जंतुओं का उत्पादन करना। ओके, तो फार्मिंग एंड husbandry of economically important एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल अंडर कंट्रोल कंडीशन, मनुष्य की निगरानी में मनुष्यों की निगरानी में नियंत्रित परिस्थितियों में अगर हम जलीय पौधों और जलीय जंतुओं का उत्पादन करवाते हैं और उनका कल्चर करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, तो ये एक्वाकल्चर कहलाता है। ओके, यही बताया गया है यहाँ। इम्पॉर्टेंट एक्वाटिक प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग भी एक्वाकल्चर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम ना सिर्फ जलीय जंतुओं जैसे फिशिस को प्राप्त करते हैं, बल्कि इसके द्वारा हम सीवीड्स यानी कि बहुत सारे जो एल्गी हैं, मैराइन एल्गी, ख़ास तौर से ब्राउन एल्गी, काफ़ी सारे रेड एल्गीज हैं, उनको भी प्राप्त करते हैं और उनका इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य भी भोजन में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमें एक्वाकल्चर से मिलता है, उसमें पर्ल, मोती का उत्पादन, ये एक्वाकल्चर का एक पार्ट है। इसके अलावा सिरिक्स, प्रॉन, इस सब का उत्पादन आमतौर पर इंडिया में झींगा पालन कहते हैं इसको। तो ये सब भी एक्वाकल्चर के प्रोडक्ट हैं। तो फिशरी साइंस का एक भाग है एक्वाकल्चर, लेकिन इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा और बड़े पैमाने पर ज़्यादा चीज़ों का होता है जो फिश प्रोडक्शन के अलावा है। तो एक्वाकल्चर एक ऐसी प्रैक्टिस है, हम एक्वाटिक प्लांट्स की फार्मिंग भी करते हैं एंड एक्वाटिक एनिमल्स की हस्बेंड्री भी करते हैं, यानी कि उनको भी पाला जाता है और ये आर्थिक महत्व के होते हैं और इनसे हमें आर्थिक लाभ होते हैं। तो एक्वाकल्चरल नॉर्मल फिश प्रोडक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से उससे ज़्यादा लाभकारी एक क्रिया है। बहुत सारे लोग फिशरीज और फिशरीज साइंस की एक्वाकल्चर का सिनोनियम मानकर के इस्तेमाल करते हैं, दोनों को एक ही माना जाता है। तो टेक्निकली वैसे भी जो आपने अभी मैंने परिभाषा जो बताई, डेफिनेशन बताई है, उसमें भी कहा गया है कि अ ब्रांच ऑफ फिशरीज साइंस डील्स विद फार्मिंग, मतलब जो एक ब्रांच है एक्वाकल्चर की, अ ब्रांच ऑफ फिशरीज साइंस एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर को फिशरी साइंस की शाखा माना जाता है। दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज हैं लेकिन काफ़ी सारी डिसिमिलरिटीज भी हैं। तो अगर हम देखें कि देयर आर डिस्टिंक्शंस बिटवीन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, तो इसमें काफ़ी सारे अंतर हैं जो हमें मेन है
पहला डिफरेंस है फिशरीज में, लिखते हैं कैचिंग, प्रोसेसिंग फिशेस। जो फिशरीज साइंस है उसमें मुख्य रूप से मछलियों को पकड़ना और उनका उत्पादन, ये क्रिया शामिल होती हैं। जबकि जो एक्वाकल्चर है, उसमें फिशेस, प्रॉन्स, एल्गी एक्सेट्रा। जबकि एक्वाकल्चर में फिशेस, प्रॉन, एल्गी का प्रोडक्शन और उनकी मार्केटिंग, उनकी सेलिंग ये भी शामिल है। यानी कि फिशरीज में फिशरी साइंस जो है वो केवल फिशेस के उत्पादन से संबंधित है, लेकिन एक्वाकल्चर जो है उसमें केवल मछलियों का उत्पादन ही नहीं होता, उसमें फिशेस के अलावा मोलस्क फाइलम के बहुत सारे मेंबर्स, इसके अलावा पर्ल ऑयस्टर जिससे हमें मोतियों का उत्पादन होता है, पर्ल्स का उत्पादन होता है, इसके अलावा बहुत सारे सी बीड यानी कि एल्गी, काफ़ी सारे क्रस्टेशियंस जो हैं, प्रॉन, लॉबस्टर्स, इनके सब का उत्पादन और उनके मार्केटिंग में, उनको मार्केट में बेचना, उनको कल्चर करवाना, ये भी एक्वाकल्चर में शामिल है। तो एक्वाकल्चर फिशरी साइंस की तुलना में एक ज़्यादा ब्रॉड एरिया है जिसमें हमें डिफरेंट एक्वाटिक एनिमल और एक्वाटिक प्लांट्स में कल्चर, प्रोडक्शन और उनकी मार्केटिंग देखने को मिलती है। एक और अंतर है पर्ल प्रोडक्शन related only with aquaculture। पर्ल प्रोडक्शन रिलेटेड ओनली विद एक्वाकल्चर। जो मोतियों का उत्पादन है वो केवल एक्वाकल्चर में मिलता है। तो आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लें कि फिशरी साइंस, एक्वाकल्चर दोनों मतलब सिनोनियम है, ठीक है। तो मतलब जो एक्वाकल्चर है वो फिशरी साइंस की एक शाखा है, ओके, शाखा है। टेक्निकली से फिशरी साइंस की वो एक ब्रांच है, बट फिशरी साइंस और एक्वाकल्चर में काफ़ी डिफरेंस है, वो आप देख सकते हो, ओके। तो 2 लाइन और लिखते हैं। एक्वाकल्चर is a science that involves all aspects of aquatic life. Aquaculture is a business that involve the production and marketing
marketing of fishes, shrimps, mollusks, pearls, etc. Pearls and seaweed, etc. तो जो अभी आपसे बात की गई है कि एक्वाकल्चर एक ज़्यादा ब्रॉड एरिया है और ये एक तरह का बिजनेस है जिसमें बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स का प्रोडक्शन और मार्केटिंग करते हैं। एक्वाकल्चर की डेफिनेशन के बाद आइए बात करते हैं कि एक्वाकल्चर के टाइप्स की। तो एक्वाकल्चर के मेन टाइप हैं। एक्वाकल्चर में हमें कौन कौन से प्रोडक्शन करवाने हैं और उससे हमें क्या चीज़ प्राप्त होने वाली है, अगर इस आधार पर हम देखें तो 3 टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर है। नंबर 1, मैरीकल्चर। नंबर 2, फिश फार्मिंग। एंड नंबर 3, एल्गाकल्चर। वो मैरीकल्चर जो है वो समुद्री जल में, सी वाटर में, मैराइन वाटर में जब एक्वाकल्चर किया जाता है, हाँ, उसे हम मैरीकल्चर कहते हैं। और इसमें हम ना सिर्फ फिश प्रोडक्शन करते हैं बल्कि इसके साथ में हम क्रेस्टेशियंस, मोलस्क, जिसमें पर्ल ऑयस्टर का खास तौर से प्रोडक्शन करवाते हैं। ये प्रोडक्शन भी शामिल होते हैं इसमें। तो एक्वाकल्चर में हमें समुद्री जल का इस्तेमाल करके और इसके साथ में फिश प्रोडक्शन, क्रेस्टेशियन कल्चर, पर्ल्स प्रोडक्शन भी करवा रहे हैं। तो ये मैरीकल्चर है। इसमें समुद्र तटों के निकट छोटे छोटे तालाब बनाकर या किसी भी एक जगह पर पानी को इकट्ठा करके और उसका कनेक्शन जो है वो समुद्र से करके, ताकि सी वाटर कंटिन्यूअस फॉर्म में वहां तक वाटर को पहुंचाता रहे। अगर हम समुद्री जल में और समुद्र के लगे हुए स्थानों से इस तरह का कल्चर करवाते हैं तो उसे मैरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है फिश फार्मिंग। छोटे छोटे तालाब बनाकर उसमें इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो फिश स्पीसीज हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की उनका कल्चर करवाना फिश फार्मिंग कहलाता है। ये नॉर्मली फिश प्रोडक्शन है जिसमें जो हमारे खाने योग्य फिशेस जो होती हैं उनको ग्रो करवाता है ह्यूमंस के लिए। थर्ड है एल्गा कल्चर। इसमें सीवीड जो आर्थिक महत्व के एल्गी हैं, खास तौर से ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इनका प्रोडक्शन करवाया जाता है। इनका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। जैसे कुछ रेड एल्गी हैं जिनका यूज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी है, जिसमें अगार अगार है, एल्जीनिक एसिड प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मनुष्य के लिए प्रोटीन के सोर्सेज के रूप में एल्गी इम्पोर्टेंट है और उनका प्रोडक्शन भी इसीलिए एल्गा कल्चर में ही होता है। ओके, तो एक्वाकल्चर का हमने आज इतना पार्ट कवर कर लिया। थैंक यू।